क्लास 11 कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं। एंड काफी आप में सोच रहे होंगे कि मैम हमारा जो था सैटरडे क्लास क्यों नहीं हुई थी। सैटरडे मैं आपको बता देती हूँ, सैटरडे जैसे कि मैंने लिया था एक सेशन, तो भाई बहुत ज्यादा डिमांड थी लाइव आने की, तो मैंने लाइव आई थी एंड आपका एक सेशन लिया था जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आप में से काफी को ना ये समझ नहीं आ रहा था कि टाइम टेबल क्या रखना है। तो टाइम टेबल को बताया मैंने कैसे आपका टाइम टेबल होना चाहिए। तो अब यहीं पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने चैप्टर को वापस से आगे बढ़ाने वाले हैं। चैप्टर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, जीव जगत का वर्गीकरण। क्यों ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यार यहाँ पर होता क्या है, इस चैप्टर में सबसे बड़ी चीज आपको पढ़ने होते हैं सारे जगत किंगडम, जिसको पढ़ने में एक तो बच्चे को थोड़ा ऐसा होता है अरे यार ये क्या है, लेकिन अगर तुमने ये पढ़ लिया तुम बिल्कुल, मैं बता रही हूँ, अगर तुमने ये चैप्टर अच्छे से पढ़े ना स्टार्टिंग के 4, तुम आगे की सारी चीजें हलवा लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब मैं तो ऐसा नहीं तो नहीं कर रही कि तुम एक एक घंटे की क्लास पकड़ा रही हूँ कि बेटा करना है ये, है ना, ऐसा तो नहीं कर रही मैं सिंपल क्या कर रही हूँ कि तुम्हें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया, तुम्हारे नोट्स रेडी, अगले दिन तुम फिर क्लास ली, और तुम्हारे एग्जाम से पहले मैं बोल रही हूँ यार तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, देन तो तुम्हें टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। जैसे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो हम क्लासेस होंगी, हाँ क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ने वाली है अब, क्योंकि अब जो चैप्टर आ रहे हैं उनमें मुझे थोड़ा लंबे लेक्चर्स लेने होंगे। तो अब मैं आपका क्या क्या करने वाली हूँ भाई, आपके जो चैप्टर है, जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसके टाइमिंग यानी आपके लेक्चर का टाइम बढ़ने वाला है। ओके चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर आज के लेक्चर को जल्दी से। अभी आपको 10 to 15 मिनट्स के लेक्चर मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर है आपका वनस्पति जगत और जंतु जगत, जो कि थोड़े से बड़े चैप्टर हैं एंड आपको जो डिफिकल्ट लगते हैं बहुत आसान तरीके से मैं आपको कराऊंगी। ठीक है चलो, तो कवक जगत हमारा चल रहा है, मोनेरा प्रोटिस्टा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज आपका कवक भी हो जाएगा एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर? ठीक है चलो, तो फिर सबसे पहली चीज एक बार टाइम टेबल देख लो, न्यू टाइम टेबल है गाइज। ठीक है, तो वीकली शेड्यूल आपका मंडे, देखो आपकी क्लासेस वही चलेंगी, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, यानी कि टीटीएस पे चलने वाली हैं आपकी क्या क्लासेस? हाँ जी टीटीएस में आपकी चलेंगी 11th की ही क्लासेस, टाइमिंग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो 10th लेवल पे कर रहे हो, चाहे आप 12th लेवल पे कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर, आपको फॉर एग्जाम्पल कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, जनरल साइंस सभी में आती है, वो जनरल साइंस आपको चैनल पे मिलती है एंड अब इसी नहीं है पहले से ही है। ठीक है, और क्लास 10th की स्पेशल वीडियो होती है हमारी शाम को 6 बजे संडे वाले दिन। क्लियर? चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो कवकों का वर्गीकरण, भाई जैसे कि हमने देखा था प्रोटिस्टा में भी अलग अलग तरीके से बांटा गया है, कवकों को भी बांटा गया है एंड यहाँ पे याद रखेगा स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स हैं, जीव जगत था, फिर आपका जीव जगत का वर्गीकरण जो कि अभी चल रहा है, वनस्पति और पादप आपका एक ही ये चैप्टर होता है, जंतु जगत एक अलग चैप्टर है। इन चैप्टर्स में मैं तुम्हें पॉइंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर जो होगा उसमें मैं पॉइंट्स प्रोवाइड नहीं करूंगी। अब आप सोचोगे मैम इस चैप्टर के क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस चैप्टर के नोट्स बच्चे को एक तो जल्दी से बनाने नहीं आते हैं और प्लस उसको समझ नहीं आता लिखना क्या होता है, तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको ये पॉइंट्स है। ठीक है चलिए, तो यहीं पर आगे आ जाते हैं, कवकों का वर्गीकरण। तो कवक जाल की आकृति बीजाणु बनने तथा फलन काय बनने की विधि के आधार पर, यानी कि भाई कैसे बीजाणु बन रहे हैं, कवक जाल की संरचना क्या है, जनन, सब चीज को देखकर 4 तरीके से यहाँ पर बांटा गया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन चारों में बांटा गया है। और मैं तुम्हें एक ऐसा सिंपल सा चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी कि तुम्हारा जो बिल्कुल भी पॉइंट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है चलिए, सबसे पहले एकांतरित नाम, यानी कि भाई फाइकोमाइसिटीज को जलीय कवक, शैवाली कवक, ठीक है, इस नाम से बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज जो है वो थैलीनुमा कवक, यानी कि आपका शैक कवक। बेसिडियोमाइसिटीज, हाँ जी, मुग्धर फंजाई। और ड्यूटेरोमाइसिटीज आपका क्या है, आपका अपूर्ण कवक के नाम से जाने जाते हैं। बात करें इनके आवास की, इनके पोषण की हम बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसे कि जलीय कवक है, यानी कि जलीय आवासों में पाई जाती है। क्लियर? जैसे जैसे भाई अपघटित होती हुई लकड़ी जो होती है, नम जो थोड़े गीले स्थान होते हैं, नमी वाले स्थान जो होते हैं, वहां पर ये पाई जाती है। क्लियर? और साथ साथ पोषण की बात करें तो परजीवी है, यानी दूसरों पर निर्भर है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्या कि ये स्थलीय आवासों में पाई जाती है। कौन? एस्कोमाइसिटीज। एंड ये अपघटक, अगर हम यहाँ बात करें पोषण की, तो कैसी है? मृतोपजीवी, परजीवी, इस रूप में पाई जा रही है। नेक्स्ट
बेसिडियोमाइसिटी यानी कि स्थलीय आवासों में पाई जाती है। लकड़ी के लट्ठे हो गए, यानी कि जो बने होते हैं ना भाई, लकड़ियां बांध देते हैं, ठीक है, लकड़ी के लट्ठे, वृक्षों के तने और पादप शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि ये भी दूसरे पर निर्भर है। एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज भी क्या होती है बेटा, आपकी स्थलीय आवासों में पाई जाती है। इस वर्ग के कुछ सदस्य कैसे होते हैं, मृतोपजीवी, यानी कि भाई जो मरे सड़े गले पदार्थ इनसे अपना भोजन लेंगे। परजीवी ले होंगे, यानी कि दूसरों को बिना मारे उनसे पोषण ले लेंगे। क्लियर है, इस तरीके से इनमें पोषण होता है। नेक्स्ट की बात करें, कवक जाल। कवक जाल क्या होता है यार, कवक जाल सबसे पहले चीज मैंने तुम्हें बताया था, जब एक कवक बनती है, ठीक है, सबसे पहले क्या होते हैं उसमें कवक तंतु, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था रुई का। रुई जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, पतले पतले तंतु होते हैं। उन तंतुओं को जब निकाला जाता है, आप देखते हो कि वो धागे से होते हैं, फिर जब वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे रुई बन जाते हैं। तो इस तरीके से कवक तंतु होते हैं, फिर बनता है कवक जाल। और जब कवक जाल बन जाता है, इनसे बनती है क्या, एक नई कवक। सिंपल, क्लियर। चलिए, तो कवक जाल की प्रकृति लाइन से बेटा, जैसे आपके जो ये नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं उसी के बेसिस पे ही आपके इस वाले कॉलम में कैसे हैं भाई, बहु केंद्र की है, द्विकेंद्र की और आपका एक केंद्र की है, वह बहु केंद्र की है। कौन कौन से, तीनों के दिखाए हुए हैं, किस तरीके से होते हैं। शाखित एक वर्ड लिखा हुआ है, शाखित का मतलब होता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ, अलैंगिक जनन। जनन की प्रक्रिया अगर हम यहाँ पे देखें तो अलैंगिक जनन जो होता है भाई, किसमें, चल बीजाणु, अचल बीजाणु, दो तरीके से बीजाणु होते हैं। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है जहां पे मैंने ये बीजाणु के बारे में पढ़ाया तो प्लीज उसको एक बार देख लेना यार। ये बीजाणु धानी में भाई हमें पता है बहुत अच्छे से इस तरीके से एक संरचना होती है, यानी कि बीजाणु कहाँ बनते हैं, बीजाणु धानी के अंदर ये फटती है और सारे बीजाणु यहाँ से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट, कोनेडिया द्वारा अगर हम बात करें, किसकी बात करें, एस्कोमाइसिटीज की। तो कोनेडिया क्या होता है, एक संरचना होती है। ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो, बीजाणु, अलैंगिक बीजाणु, चल बीजाणु, ये सब होते क्या हैं, तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जिन्होंने लेक्चर मिस किए हैं वो प्लीज देख लेना, क्योंकि एक वर्ड का अगर हम बार-बार मतलब जानने की कोशिश करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी आपका कि टाइम वहां पे वेस्ट है, एक ही टॉपिक पे हम अटके रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साथ ही साथ यहाँ पे कोनेडिया द्वारा क्या करें, जनन कर रहे हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर, अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते, लेकिन कायिक जनन, खंडन। खंडन भी क्या विधि है आपकी, अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। एंड लास्ट वाला जो है आपका कौन सा वाला, ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है, इसमें अगर हम जनन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किसमें जनन की मुख्य विधि क्या है बेटा, यहाँ पे, यानी कि इस वर्ग में जनन की यह मुख्य विधि है। यहाँ बनने वाले अलैंगिक बीजाणुओं को हम कोनिडिया कह देते हैं। क्लियर। लास्ट आ जाता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मकों का सलियन, यानी कि दो युग्मक होते हैं जो आपस में मिलते हैं। क्लियर। तो युग्मकों के सलियन क्या होता है भाई, सलियन से जाइगोस्पोर यानी कि युग्माणु का निर्माण होता है। सबसे पहले युग्मक मिलते ही हैं। लैंगिक जनन का मतलब ही क्या है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि भाई दो गैमेट्स मिलेंगे वहां पे और उन दोनों के मिलने से एक नया जीव बनता है। क्लियर। फिर आगे बोल रहे हैं युग्मक आकिरिकी में एक समान होते हैं तो सलियन की प्रक्रिया में इसे आइसोगैमी कह देते हैं। जब युग्मक आकिरिकी से भिन्न होते हैं, यानी कि भाई अलग अलग संरचना होती है, तो हम उसको असमयुग्मकी। मैंने बताया था अगर दोनों की संरचना सेम है तो वो हमारा समयुग्मकी, अगर एक की शेप अलग है, एक की शेप अलग है तो वो असमयुग्मकी होते हैं। नेक्स्ट, लैंगिक बीजाणु को एस्कोस्पोर कहते हैं जो थैलुमा संरचना में अंतर्जात रूप से बनते हैं। नेक्स्ट की बात करें, अलैंगिक जनन अनुपस्थित है किसमें, जो कि हमारा बेसिडियोमाइसिटीज है यहाँ पे। फिर क्या है यहाँ पे, तो लेकिन प्लाज़ोगैमी द्वारा दो भिन्न विभेद के कवक तंतुओं का सलियन होता है, या तो दोनों अचल होंगे या दोनों अचल होंगे। क्लियर। और एक द्विकेंद्र की संरचना बनती है जिसे हम बेसिडियम कहते हैं। बेसिडियम में क्या हो रहा है, केंद्रक सलियन तथा मियोसिस जो कि विभाजन का एक प्रकार है, जिसके कारण आपके 4 बेसिडियम, यानी कि विभाजन करेंगे, सिंपल सी बात है, विभाजन के बाद क्या होती है, संख्या बढ़ जाती है। बेसिडियम आपके जो बीजाणु होते हैं बेसिडियम पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, यानी कि बाहर की तरफ से, और बेसिडियम फलन कायम में लगे रहते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बेसिडियोकार्प हम उसको कह देते हैं। एंड लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो यहाँ पे भी क्या होता है, लैंगिक जनन का अभाव होता है और इस वर्ग को इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, अपूर्ण कवक कह देते हैं। क्लियर है, क्लियर। चलो आगे बढ़े, क्लियर। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं, एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो इस तरीके से जो आपको बिल्कुल अलग अलग दिए, मैंने आपको एक सिंपल तरीके से एक चार्ट की फॉर्म में आपको सारे के सारे प्रोवाइड हो गए हैं। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे अब कोई भी दिक्कत आएगी। तो कवक जगत आज हो जाता है पूरा,
नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में, लेकिन इस चैप्टर में हम डिटेल में उसको नहीं पढ़ते हैं। प्लांटी एंड एनिमेलिया का अलग से चैप्टर उनको डिटेल में वहां पढ़ेंगे, लेकिन जानेंगे उनका इंट्रो। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। नोट्स बनाते रहिए, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट कीजिए।